गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार दोबारा से रिकॉल करता हूं मैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे इंक्लूडेड है नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। नाउ आज की क्लास में हम जानेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। What are the parts of lower respiratory system? I will tell you. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, और जिसका नाम है विंड पाइप। Trachea is further divided into two smaller branches are known as bronchi. Now further bronchi is divided into smaller branches which are known as bronchioles. Now ये क्या है? Bronchioles. यही bronchioles फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं एंड ये कहलाती हैं सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। नाउ हम यहां पे देखेंगे दीज आर स्मॉलर। ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम देखते हैं कि हर ब्रोंकियोल के एंड पर ग्रेप्स के बंच लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं मिलियंस, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाइज। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हर ब्रोंकियोल के एंड में पाए जाते हैं। ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियाई से मिलकर हमारा बनते हैं लंग्स। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग विच इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। जो हमारी ये जो रीजन है नेक से नीचे एंड हमारे जो स्टमक वाला रीजन है उससे जस्ट ऊपर का जो रीजन है, इसके बीच का जो रीजन है उसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे पेयर ऑफ लंग हम पहले भी बात कर चुके हैं और एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इस तरीके से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो डायग्राम की लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरी राइट हैंड साइड है वो डायग्राम की राइट हैंड साइड है। तो दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग। पहले भी बताया था और दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको कि लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग बिकॉज देयर इज ए नॉच in between the lungs where heart is situated, heart is light. यहां पर हमारा हार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ये हमारा लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग होता है बाइलॉब्ड। देयर आर 2 लॉब इन लेफ्ट लंग एंड राइट लंग में 3 लॉब होती हैं। लंग्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ये हमारे को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज। आइए 1 बाय 1 करके मैं आपको इन स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया के जस्ट अबव था जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट था, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे? वॉइस बॉक्स। जैसे हमने बात की, हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर पहुंचती है ट्रैकिया में। ये जो ट्रैकिया है एक मस्कुलर पाइप है जो 5 इंच के समथिंग लेंथ में लंबी होती है। यहां से एयर पहुंचती है लंग्स के पास, लेकिन इससे पहले
हम बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो इनर वॉल होती हैं वो होती हैं सीलिएटेड, यहाँ पे सीलिया पाए जाते हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो इसकी इंटरनल वाल होती हैं जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ म्यूकस होता है, जो अगर डस्ट पार्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट अगर पहुँच जाता है, गलती से अगर हमारे लैरिंग से पास हो जाते हैं तो वो कहाँ पे जाके स्टिक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड म्यूकस इन द ट्रैकिया, एंड कफिंग के जरिए हम उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। एयर पहुंची कहाँ? ट्रैकिया। देखिए ट्रैकिया एक मस्कुलर पाइप है, तो अगर जब इसमें एयर नहीं होगी तो उस समय ये कोलैप्स हो सकता है, चिपक सकता है, और दम घुटने से फिर किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो ट्रैकिया है ये सी शेप्ड, इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स से कवर्ड होता है। जो हम बात करते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज जो हमारे है ईयर में पाई जाती है, हमारे नोज में पाई जाती है। कार्टिलेज का मुख्य हम देखें मेन फंक्शन देखें, अगर हम हमारे ईयर को बेंड करते हैं तो अगेन वापस ये इसी शेप में आ जाता है। तो अगर ये ट्रैकिया कोलैप्स भी हो जाती है तो ये कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स हैं ये इसको कोलैप्स होने नहीं देती, वापस अपनी पुरानी ओरिजिनल शेप। तो अभी हम कार्टिलेज के बारे में बात कर रहे थे, कुछ इंटरप्शन आने के कारण एक बार दोबारा से कार्टिलेज के बारे में हम बात करते हैं। ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं, जब एयर हमारे ट्रैकिया में नहीं रहती है तो उस समय हमारी ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। मींस हमारी ट्रैकिया पिचकती नहीं है। जिस तरीके से हमारे घर में गार्डन में जो पाइप से पानी देते हैं उस पाइप में जब पानी नहीं होता है तो पाइप पिचक जाता है, तो इस तरीके से पिचकने नहीं देती है। फर्दर ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अगेन ब्रोंकाई भी कवर्ड होती हैं कार्टिलेजिनियस रिंग से। यही ब्रोंकाई हर ईच लंग्स में जाके और डिवाइडेड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड पर ग्रेप्स लाइक गुच्छे होते हैं, बंचेस होते हैं, वो कहलाते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक। यही एल्वियोलर सैक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था लंग्स के बारे में। लंग्स अगर हम बात करते हैं, लंग्स की जो शेप होती है कॉनिकल शेप, और ये लंग्स चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरे हुए होते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। ये लेयर लंग्स को बचाती है। लंग्स एंड इस लेयर के बीच में एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड जब जर्क्स होते हैं, जो फ्रिक्शन आते हैं, उस फ्रिक्शन से हमारे लंग्स को बचाता है। अब बात करते हैं हम लोग एल्वियोलाई की। जो एल्वियोलाई होती है वो चारों तरफ से, ये मैंने एक सिंगल एल्वियोलाई की शेप बनाई है, ये एल्वियोलाई चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है, ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई होती हैं, जो कि इसका मुख्य काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये तो था हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाइज। हम बात करते हैं अब डायफ्राम की। तो डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर दोनों लंग्स टिके हुए हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन हमें इंस्पिरेशन के वक्त, एक्सप्रेशन के वक्त एंड इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर, एंड एक्सप्रेशन हमारे पास जब हम एयर को निकालते हैं, रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम दी बॉडी थ्रू द नोज, इसमें ये हेल्प करता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इनका फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं अभी तक, तो एक बार दोबारा से मैं इस फंक्शन को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले हमने नोज से एयर इनहेल की, नोज में नेजल हेयर्स थे, म्यूकस मेम्ब्रेन थी, उसने वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लिया। उसके बाद में फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में एयर पहुँची, लैरिंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, एंड ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। यहाँ हमारे एयर पहुंच चुकी है, यानी अभी तक हमारी एयर लंग्स में है। इसके बाद में यही एयर ब्लड में चली जाती है। ब्लड में किस तरीके से जाती है उसको पढ़ने से पहले
एक बार मैं आपको कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन कौन चीज़ें हैं जो हमारे को इनहेल एंड एक्सहेल करने में हेल्प कर रही हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल है हमारे पास हमारे डायफ्राम का, एंड हमारे पास वेरियस रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स जो रिब्स से और लंग्स से अटैच होती हैं, जो हमें इनहेल एंड एक्सहेल करने में हेल्प करती हैं। तो आइए हम देखते हैं, इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, तो उस समय हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं ताकि उसके अंदर एयर फिल हो सके। तो इसके लिए जो मसल्स काम कर रही हैं, पहला है डायफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं तो आप महसूस करोगे कि डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर सरकता है, यानी नीचे की ओर मूवमेंट करता है। इससे लंग्स को जगह मिलती है। जैसे हम करेंगे तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ हमारे स्टमक पे दबाव पड़ रहा है, और वो दबाव किसका पड़ता है? डायफ्राम का पड़ता है। इसके साथ साथ हमारा जो रिब केज है ये अप ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ये एक्सपेंड होता है। ये हेल्प करती हैं इसमें हमारे इंटरकोस्टल मसल्स। जब एक बार जब सांस हमने ले ली, इसके बाद में जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो उस समय हमारा डायफ्राम अप एंड जो मसल्स हैं और जो रिब केज है वो डाउन होता है। इस तरीके से हमारे को ये हेल्प करते हैं इनहेल एंड एक्सेल करने में। इसके बाद में अब हम आ रहे हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। तो देखिए, रेस्पिरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के आधार पर, और वो हम डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट में आफ्टर रीचिंग द लंग्स। जब एयर लंग्स में पहुंच जाती है उसके बाद से लेकर, आइए उसको हम देख लेते हैं एक बार। नाउ लंग्स के बाद हमारे जो रेस्पिरेशन को हमने डिवाइड किया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट में। एक तो आता है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड एक है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको ध्यान से देखना है और याद रखना है, हम बार बार इसको भूल जाते हैं और गलती कहाँ पे होती है मैं भी अभी आपको बता दूंगा। देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एंड ब्लड्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब हमारे से गलती ये होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम समझ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन नोज एंड आवर सराउंडिंग। नहीं, वो गलत है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये एल्वियोलाई किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है वो हम देखते हैं। ये जो एल्वियोलाई है ये चारों तरफ से हाईली सराउंडेड होती है, किससे? ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में होता है ब्लड। ये ब्लड आ रहा है हमारे पास कहाँ से? हार्ट से। कहाँ से आ रहा है ये ब्लड? हार्ट से। और ये ब्लड कैसा है? हाईली डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है ये? हाईली डीऑक्सीजनेटेड। मींस यहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलाई के पास आया, एंड जो हमने एयर ब्रीथ की थी उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। क्योंकि एल्वियोलाई जो होती है वो बहुत थिन होती है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि वन सेल थिन
एक सेल जितनी पतली होती है, तो बाई सिंपल डिफ्यूजन, यहां पे एक वर्ड आया है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एक बार दोबारा इसको हम क्लियर करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। एक बड़ा टैंक पानी का भरा हुआ है और एक छोटा टैंक आधा पानी से भरा हुआ है, बड़े वाला पूरा भरा हुआ है और छोटा वाला आधा भरा हुआ है। अगर हम नीचे से दोनों टैंक को हम अगर कनेक्ट करते हैं पाइप से, इस पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया, ये पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर कम है, ये कैपिलरी है, यहाँ पर कम है। तो ब्लड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में मूव कर जाती है। एंड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम एज विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होती है, तो ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से वापस किस में मूव कर जाती है, एल्वियोलाई में, और हम उसको वापस एक्सहेल कर देते हैं, हम वापस निकाल देते हैं, और वो फिर हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू होते हुए हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन काम कर रहा है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद के प्रोसेस को भी हम देखते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। ब्लड में हमारे पास होती हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलर इनका रेड होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। इनका रेड ब्लड कलर, अगर हम बात करते हैं, ये कॉन्केव शेप में होती है, इनका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है वो, हीमोग्लोबिन। इसके कारण रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर, आवर ब्लड इज रेड इन कलर। जो हीमोग्लोबिन होता है ये हाईली, इसकी जो हाईली एफिनिटी होती है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, यानी ये ऑक्सीजन के लिए हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही ऑक्सीजन हमारी ब्लड में पहुंचती है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही हमारी ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है, ब्लड की जो RBC का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, एंड ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गई, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर और फर्दर ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है इसके बाद में, ये ब्लड के साथ बाइंड होके ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ध्यान से सुननेगा, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी के पास चली जाती है, यानी हर बॉडी सेल के पास डिस्ट्रीब्यूट होती है ये। वहां पर क्या हो रहा है हम देखते हैं, आइए यहां से लंग्स से अब ये जाती हैं आर्टरीज में। ये हमारी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो इसमें ब्लड जो है वो कैसा है, O2 प्लस हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आगे चल के ये ही आर्टरी डिवाइड होती है बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में। किस में डिवाइड होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में। यहां पर आप देख सकते हैं ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। यहां पे सेल्स होती हैं, यहां पर सेल्स होती हैं, और
जैसे ही ब्लड पहुंचता है इन सेल्स के पास, तो क्या होता है यहां पर, इस ब्लड में क्या था, ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन रिच, एंड सेल्स के पास ऑक्सीजन जो पहले थी वो काम आ चुकी है, एंड अब सेल्स के पास ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी ये एक सेल है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा होती है, और इसके पास जो ब्लड है, ये ब्लड जा रहा है, इसमें O2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगेन सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ये ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाता है, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। सॉरी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर पहुंच गई, एंड अब ये ब्लड में, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो बाइंड हो रखी थी हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन अब हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं होती है, और ये ब्लड में एक तरीके से घुल जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाईली सोल्यूबल होती है ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड के अंदर मिक्स होके आगे फर्दर, अब अगेन ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ कैपिलरीज से गैसियस एक्सचेंज हुआ, O2 पहुंची सेल्स में, एंड CO2 पहुंच गई ब्लड में, ब्लड अगेन गेट डीऑक्सीजनेटेड, एंड ये वेन्स के थ्रू ये ब्लड वापस चला जाता है। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हमारे यहाँ हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन cells and the blood is known as internal respiration। ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन वर्क करता है। बाकी सेल्स, अगर हम बात करते हैं आगे, सेल में जाके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म थी ग्लूकोज। यही ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, एंड ये अब टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इज नोन एज ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर ये ऑक्सीजन क्या काम करवा रही है, हमें हमारा जो ग्लूकोज है उसको तोड़ रही है, और इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो हम बात करें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की, तो यही रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कह रही थी कि इनहेल ऑफ एयर, यानी इनटेक ऑफ एयर, एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी फॉर आवर वेरियस प्रोसेसेस, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द बॉडी इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये टोटल हमारे पास था किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। चलिए, ओके, थैंक यू।